हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेयर में। और आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का 2019-20 का पेपर। तो चलिए आइए, इसमें सबसे पहले हम सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए जो है हमारा 2 मार्क्स का है। अगर आपको प्रीवियस 2 पेपर्स जो है वो अगर आपको देखने हैं तो उसके लेक्चर्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं। 2017-18 का पेपर जो हमने अपलोड करा है और 2018 और 19 का जो हमारा पेपर जो है ये दोनों अपलोड है। तो ये आप जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल्स। मतलब नर्व सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। सेकेंड आता है हमारा व्हाट आर द नेम ऑफ लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल हेमिस्फेयर के हमें लोब्स बताने हैं। इसमें 4 लोब्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फ्रंटल, सेकेंड होता है हमारा पैराइटल, थर्ड होता है हमारा टेम्पोरल और फोर्थ होता है हमारा ऑसिपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन। माउथ का क्या रोल है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में? डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट इन द माउथ। डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड सिक्रीट सलाइवा एंड फॉर्म बोलस। मतलब ये जो होता है हमारा चबाने में, और इसमें जो होता है हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है जो कि हमारा बोलस का फॉर्मेशन करता है। बोलस क्या होता है? हमारा फूड प्लस सलाइवा, इसे हम कहते हैं बोलस। तो ये जो होता है हमारा बोलस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और दूसरा हमारा चबाने में हेल्प करता है। कि फ्रेंड्स को प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में हमें डिफरेंस बताना है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन। मतलब हमारा एक बार फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद, मतलब हमारा जो है एक बार फोर्सफुली सांस बाहर निकालने के बाद हम कितना सांस जो है हम अंदर ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। मतलब उसके लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि हमारी कितनी मैक्सिमम एयर जो है हमारी लंग्स में आ सकती है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुली इंस्पिरेशन। मतलब फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद जो हमारा कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारी लंग्स के अंदर आ चुकी है, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। बेसिकली हमारा वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है? हमारा जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमारी काउंट नहीं होती है, बट हमारा जो टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी में हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर काउंट हो जाएगी जो कि हमारे लंग्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? द रेट एट विच प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय द किडनी ऑफ ग्लोमेरुली। मतलब किडनी की जो ग्लोमेरुली होती है वो कितने रेट पे, किस रेट पे हमारा जो है प्लाज्मा को फिल्टर करती है या फिर हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो होता है हमारा बेसिक नॉर्मली हमारा 180 लीटर पर डे होता है। नेक्स्ट आता है हमारा गिव द नेम ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमें डिसऑर्डर्स बताने हैं। इसको देख लेते हैं हम। इसके हमारे डिसऑर्डर्स हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, टेस्टिकुलर कैंसर एंड प्रोस्टेट डिजीज़। ये सब जो हमारे डिसफंक्शंस या डिसऑर्डर्स है जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन अस्थमा एंड न्यूमोनिया। अस्थमा क्या होती है? हमारी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है हमारी ब्रोंकल स्मूथ मसल्स की। मतलब हमारा जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है हमारा ट्रैकिया में या फिर हमारे ब्रोंक्यूल्स के पास, जो हमारी स्मूथ मसल या स्मूथ लेयर जो हमारी होती है उसमें जो होता है हमारा हाइपर रिस्पॉन्सिव रिएक्शंस हो जाती है। मतलब वो जो हमारा या तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या फिर उसमें इरिटेशन हो जाएगी। किसी भी जैसे हमारा कोई भी पार्टिकल जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो उसमें जो है इरिटेशन कोज होने लग जाएगी या फिर हमारा जो है इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं अस्थमा। जिसकी वजह से हमारा स्वेल और इरिटेशन कोज होने की वजह से हमारा जो है खांसी होती है या फिर हमारी सांस फूलती है। तो यही हमारा बेसिकली हमारा अस्थमा में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? लंग्स इन्फेक्शन, एयर सैक फिल्ड विद पस एंड मे बी बिकम सॉलिड। मतलब इसमें क्या होता है? हमारा लंग्स इन्फेक्शन होता है निमोनिया। इसमें क्या होता है? हमारे जो एल्वेलाई होते हैं जिसको एयर सैक कहते हैं, उसमें जो हमारा पस फिल हो जाता है और पस फिल होने के बाद ये जो है हमारे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बेसिकली हमारा इसका जो है एल्वेलर फंक्शन जो है वो जो है लॉस हो जाता है
और उसमें जो है पस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एल्वलाई का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके से हमारा जो है एल्वलर जो है एल्वलाई वो हमारी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब डैमेज होगी तो वो हमारा वर्क कर नहीं पाएगी, उसमें नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बेसिकली हमारा होता है निमोनिया में। और अस्थमा में क्या होता है, हमारा स्मूथ मसल का हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है, जो कि हमारा मतलब मेडिसिन लेने के बाद हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इनलिस्ट फंक्शंस ऑफ हार्मोन। हमें हार्मोन के फंक्शंस बताने हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली हमारा ये जो है हेल्प करते हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा अगर हम देखें तो हार्मोन्स जो है हमारा कोऑर्डिनेट करता है सभी ग्लैंड्स और सभी टिश्यूज़ के मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जो कनेक्टिविटी देता है वो हमारा हार्मोन के थ्रू ही होता है। बेसिकली हमारा केमिकल मैसेंजर होता है जो कि हमारा अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रीफली एक्सप्लेन कशन सिंड्रोम। कशन सिंड्रोम को हमें एक्सप्लेन करना है। ये जो होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड्स मेक्स मच ऑफ हार्मोन कॉल्ड कोर्टिसोल। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है कोर्टिसोल। बट एड्रेनल ये जो कशन सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, हमारा इस केस में हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा जो है कॉर्टिसोल बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो है एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर्स हो जाते हैं। मतलब गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है एड्रेनल ग्लैंड्स में, जो कि जिसको हम कहते हैं कशन सिंड्रोम्स। नेक्स्ट हमारा आता है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल। फीमेल के किस पार्ट में हमारा जो है फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन ओकर इन फैलोपियन ट्यूब। मतलब हमारे जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है हमारे, उसमें जो है फर्टिलाइजेशन ओकर होती है, मतलब वहाँ पर उस प्लेस पे होती है। इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ए कंप्लीट होने के साथ साथ हमने जो है 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो हमारा 10 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा डिस्क्राइब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। मतलब ये जो हमारा एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं हमारे। फर्स्ट हमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक्सप्लेन करना है, फिर उसका सर्कुलेशन बताना है। सेकंड हमारा जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा बताना है। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फर्स्ट हम देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि हमारा ब्रेन की कैविटी में प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी में प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारा सिक्रीट करता है कोरोइड प्लेक्सस। मतलब कोरोइड प्लेक्सस जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। इट कंटेन वाटर, ग्लूकोज, केराटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें जो होता है हमारा वाटर कंटेंट होता है, ग्लूकोज होता है, केराटिन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मतलब बहुत सारे आयंस होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है हमारा, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। मतलब ये जो हमारा शॉक को एब्जॉर्ब करता है और हमारे डैमेज से ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो हमारा ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और मेंटेन होमोस्टैसिस। और हमारा ये जो है होमोस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलेशन ऑफ CSF। मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमने देख तो लिया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लिया, बट हमें इसका जो है सर्कुलेशन भी देखना है कि कैसे ये जो है सर्कुलेट होता है। इसमें क्या होता है हमारा सबसे पहले जो है लेटरल वेंट्रिकल्स में जो होता है हमारा कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं हमारे, वो इसको बनाते हैं। फिर वहाँ से वो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है। लेटरल वेंट्रिकल्स से हमारा जो है थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। ये जो वेंट्रिकल्स है हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, जो कि हमारे वेंट्रिकल्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल से हमारा थर्ड में जाएगा, फिर हमारे लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में चला गया। थर्ड वेंट्रिकल जो है अपना भी कुछ कोरोइड प्लेक्सस हमारा जो है CSF बनाता है। मतलब कोरोइड प्लेक्सस जो है हमारे एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बना रहे हैं। अब कुछ कोरोइड प्लेक्सस जो हमारे यहाँ भी थर्ड वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे फोर्थ वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। बट जो मेजर अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारी लेटरल वेंट्रिकल्स में ही बनती है। फिर हमारा थर्ड वेंट्रिकल से जाता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स में। फोर्थ वेंट्रिकल्स में हमारा खुद का थोड़ा बहुत सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स बनता है, वो भी हमारा इसमें मिक्स हो जाता है। फिर वहाँ से जाता है हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस में। सब अरेक्नॉइड स्पेस से हमारा जाता है हार्ट और लंग्स के पास, और हार्ट और लंग्स के पास जो जाने के बाद फिर वहाँ से जो हमारा एट्रियल ब्लड में जाके हमारा वापस ब्लड में जो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ब्लड से हमारा जब हमारा ब्लड लेटरल वेंट्रिकल्स में जाएगा तो वो हमारा वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब हमारा यहाँ जो है हार्ट और लंग्स ने जो है ब्लड में मिक्स कर दिए हैं, और बट हमारा जो
ये हार्ट और लंग्स में हमारा जो जितना भी CSF होता है वो हमारा वापस सर्कुलेट होकर हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में जाके रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वहाँ से जो है दोबारा ये बनता है और वहाँ से फिर ऐसे इसी तरीके से हमारा जो है ये सर्कुलेट होता रहता है। अगर इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को अगर आप फ्लो चार्ट से बनाएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। बेसिकली आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आपको याद जो है आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू करिए, बहुत ईजिली आपको याद हो सकता है। इसी का फिर हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है जिसमें हमें मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में बताना है, उसका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बतानी थी। इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा एनाटमी। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये जो होता है हमारा ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। बिटवीन द पोन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। मेडुला इज़ वाइटल फॉर आवर फंक्शन, विदाउट मेडुला वी डाई। मतलब मेडुला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी नॉर्मल लाइफ में, इसके बिना हम जो है मतलब जीवित ही नहीं रह सकते हैं। इसकी पोजीशन जो होती है हमारी जस्ट बीनीथ द पोन्स एंड कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में हमारा जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, मतलब ये जो होता है हमारा ब्रेन स्टेम का जो है लोअर पोर्शन फॉर्म करता है। इसको आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझिए। ये हमारा जैसे रफ डायग्राम है, ये हमारा ब्रेन है और नीचे जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो ब्रेन का पोन्स पार्ट है, ये हमारा ब्रेन का पोन्स पार्ट है। पोन्स पार्ट से हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो रीजन है, ये वाला जो हमारा रीजन है, ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। इट हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हार्ट रेट को हेल्प करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और दूसरा थर्ड हमारा करता है ब्रीथिंग रेट, मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट, इन तीनों को जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है कंट्रोल करता है। इट ट्रांसपोर्ट सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्टिविटी भी देता है, मतलब हमारा जो ब्रेन के सिग्नल्स है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा। इट हेल्प्स इन स्वालिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ये जो हमारा स्वालिंग और चबान मतलब निगलना और हमारा ब्लड सर्कुलेशन, इन दोनों में जो हमारा हेल्प करता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा डिफाइन ओव्यूलेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब हमें पहले जो है ओव्यूलेशन को हमें डिफाइन करना है और फिर हमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हमें जो है डिफाइन करना है, मतलब उसके डिफरेंट फेजेस जो है हमें बताने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता क्या है? ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो है एग रिलीज होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी ड्यूरिंग एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब ये जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमारा एग जो है रिलीज हो रहा है ओवरी से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे कहते हैं, उसके दौरान जो हमारा एग जो है रिलीज होता है ओवरी से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। वैसे हमारा ओव्यूलेशन होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो है LH सर्ज आता है। हमारा LH सर्ज में क्या होता है? हमारा LH जो है हमारा हार्मोन जो होता है वो हमारा पीक पे होता है, जिसकी वजह से हमारा ओव्यूलेशन कॉज होता है। इसके हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोल बाय डिफरेंट हार्मोन्स। मतलब ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होती है और ये जो है कंट्रोल होती है डिफरेंट हार्मोन से। बेसिकली हमारे 4 मेन हार्मोन्स होते हैं हमारे LH, FSH, इजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। 4 जो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बेसिकली मेंटेन रखते हैं हमारी पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को। इसमें जो है 4 फेज होते हैं। 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आर मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज होते हैं मेनली। फर्स्ट हमारा आता है मेंस्ट्रुएशन फेज। इसमें क्या होता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन, मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और यूटेराइन लाइन जो होती है वो हमारी शेड ऑफ हो जाती है, मतलब वो ब्रेक होकर निकलना स्टार्ट हो जाती है एज अ ब्लड। ये जो होता है हमारा 3 से 7 दिन का होता है। सेकंड आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को हम क्या कहते हैं? यहाँ से जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। एक न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो हमारी फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट होती है। इसमें हमारा एग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और इस्ट्रोजन FSH और LH जो होता है वो हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है। मतलब धीरे धीरे ये जो इंक्रीज़ होते हैं इनका लेवल इंक्रीज़ होता है और ये जो होता है हमारा 14 दिन का होता है। नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या होता है? हमारा LH सर्ज होता है विच कॉज रिलीज ऑफ एग, जिसकी वजह से हमारा जो है एग जो है रिलीज होता है। बेसिकली LH सर्ज क्या होता है हमारा? इस केस में हमारा जो है ये जो है ग्राफ के जरिए समझिए, और ये जो है हमारा ओव्यूलेशन फेज़ है।
ओव्यूलेशन जो हमारा फॉलिकुलर फेज़ के बाद होता है, जो कि हमारा फॉलिकुलर फेज़ होता है 14 डेज़ का। 14 डेज़ के बाद जो हमारा जो 14th डे होता है उसमें हमारा ओव्यूलेशन कॉज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारा ये जो LH आता है इसका लेवल जो है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब हाईली इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एग रिलीज़ हो जाता है ओवरी से। बेसिकली हमारा LH सर्ज होता है और हमारा एग रिलीज़ हो जाता है ओव्यूलेटरी फेज़ में। ये जो होता है हमारा 2 दिन का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ फेज़ होता है हमारा ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, हमारा एग सेल स्टे इन फैलोपियन ट्यूब, मतलब एग सेल जो होता है हमारा वो हमारा फैलोपियन ट्यूब में रहता है उस टाइम पे। और इसमें जो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज टू मेंटेन एंडोमेट्रियम, मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है हमारा इंक्रीज होता रहता है मेंटेन करने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। ये जो होता है हमारा 9 से 16 दिन का होता है। और इसी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनाक। पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है उसे हम मिनाक कहते हैं। इट बिगिन एट प्यूबर्टी, ये जो है हमारा प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीजेज एट 45 to 50 ईयर्स, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो हमारी 40 to 50 ईयर्स तक जो है हमारी सीज हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर इफ ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल तभी होती है जब हमारा ओवम जो है, जो भी हमारा एग सेल है वो फर्टिलाइज ना हो। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH ड्यूरिंग मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज, मतलब जो हमारा बहुत रैपिड जो है LH सिक्रेशन होता है बीच साइकिल के बीच में, उसको हम LH सर्ज कहते हैं। विच इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज ओवम, जो कि हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करता है और हमारा एग को रिलीज़ करवाता है। बेसिकली हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन, मतलब हमारा ATP फॉर्मेशन कैसे होता है उसका हमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। इन स्ट्रक्चर ऑफ ATP पेंटोस शुगर, एडिनाइल नाइट्रोज बेस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप आर प्रेजेंट। ATP का जनरल देख लेते हैं। ATP में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पेंटोस शुगर होती है, एडिनाइन जो होता है नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। After phosphorylation process, ATP is break down into ADP and produce energy, so on। मतलब ये जो होता है हमारा ATP का अगर फॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो हमारा ADP बनता है और हमारा एक फॉस्फेट जो ग्रुप जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है रिलीज़ होने के साथ साथ हमारी जो है एनर्जी जो है वो भी रिलीज़ होती है। आफ्टर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस ADP इज ब्रेक डाउन इनटू AMP एंड प्रोड्यूस एनर्जी। इसी तरीके से जब हम ADP का जो है फॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो उसका जो है उस केस में हमारा AMP बनता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और उसके साथ हमारा जो है एक फॉस्फेट ग्रुप और रिलीज़ हो जाता है और हमारे इसके साथ भी हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा आता है द ATP सिंथेसिस, मतलब ATP कैसे बनती है। ATP सिंथेसिस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, मतलब ATP जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर बनती है। इसमें क्या होता है हमारा ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाता है और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बाद हमारा क्रैब साइकिल आती है और क्रैब साइकिल के बाद हमारी जो आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेसिकली हमारा ग्लाइकोलाइसिस और हमारा क्रैब साइकिल में जितनी भी अगर हमारा डायरेक्ट ATP आ रही है तो वो हम एज ए यूज़ कर लेते हैं ATP। अगर हमारी डायरेक्ट ATP नहीं आती है तो मोस्टली हमारी जो ATP होती है वो हमारे NADH के फॉर्म में होती है, जो कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल से रिलीज़ होती है। और NADH की फॉर्म में जो होता है हमारा ग्लूकोज का, जब हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल करवा देते हैं तो उस केस में हमारा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारा ATP। वे ATP कुछ ATP जो हमारी डायरेक्ट आती है और कुछ ATP जो हमारा NADH के फॉर्म में आती है। अब NADH वाली जो ATP होती है हमारी, इसको हम वापस ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो हमारा जो है NADH वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो यहाँ से भी हम जो है ATP रिलीज़ करवा देते हैं। तो बेसिकली हमारा यही होता है। अगर हमारा ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल से डायरेक्ट ATP हमारा जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ठीक है, मतलब हमारा जो है डायरेक्ट ATP जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। ज़्यादातर जो हमारा NADH ही बनते हैं और NADH फिर हमारा ETC में जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ से जो हमारा ये कन्वर्ट होता है ATP में। चलिए इसको देख लेते हैं। देयर आर 3 मेजर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस। ATP की बायोसिंथेसिस में हमारे बेसिकली 3 मेजर मैकेनिज्म्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड होता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और थर्ड होता है हमारा फॉस्फोराइलेशन इन फोटोसिंथेसिस। बेसिकली हमारे 3 यही मैकेनिज्म होते हैं जिसकी हेल्प से हमारा ATP का सिंथेसिस होता है।
इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा एटीपी की बनाने के लिए हमारा सबसे पहले ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज से हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस और हमारा क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमारा जो है NADH बन जाता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमारा जो है कुछ एटीपी डायरेक्टली हमारा प्रोड्यूस होता है, बट वो जो है हमारा बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा NADH के थ्रू होता है। हमारे जितने भी NADH हमारे बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में, NADH और FADH दोनों ही जो हमारे वो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसको हम ETC भी कहते हैं। इसका डायग्राम हमारा ये बना हुआ है। ये जो होती है हमारी ETC जो होती है हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मतलब इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस में हमारा जो है ये मैकेनिज्म होता है। बेसिकली हमारा जो मैट्रिक्स से NADH होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 से हमारा जो है स्ट्राइक करता है और वो हमारा H+ आयन कंसनट्रेशन को मेम्ब्रेन के आउटसाइड भेज देता है और हमारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर हमारा जो है ATP सिंथेसिस की हेल्प से हमारा जो है ADP से ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही हमारा मैकेनिज्म होता है। इसको आप डिटेल में जो है बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा बताया गया है FADH जो हमारा ढाई ATP की फॉर्मेशन करता है। ये जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आया अब जो चल रहा है, बट प्रीवियस कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि हमारा एक NADH का मॉलिक्यूल जो है उसमें लिखा है 3 ATP की फॉर्मेशन करता है। तो ये भी कहीं जगह अभी सही चल रहा है क्योंकि ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है और अभी भी कुछ बुक्स में अभी भी ये हमारा लिखा आ रहा है, बट अब जो है हमारा जो है 2.5 ATP की फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से हमारा जो FADH है वो हमारा 1.5 ATP की फॉर्मेशन करता है, बट कुछ प्रीवियस बुक्स में हमारा जो है लिखा है कि FADH जो है हमारा 2 ATP बनाता है। तो ये एक बार आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन B कंप्लीट हो जाता है और हमने 10 मार्क्स के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन C जो कि हमारा है 7 मार्क्स का। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन ऑफ केमिकल साइनेप्स। मतलब सिग्नल ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स के हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है उसके हमें इवेंट्स को एक्सप्लेन करना है। ये हम जो है प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कंटिन्यूस एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये बहुत ही ईजी है और बहुत बार जो है ये रिपीट हो चुका है। इसमें जो होता है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ऊपर वाले न्यूरॉन को हम कहेंगे प्री न्यूरॉन्स, जहाँ से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, और जिसके पास हमें भेजना है उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्स। इसको हम प्री साइनेप्स या प्री न्यूरॉन्स भी कहते हैं और इसको हम पोस्ट साइनेप्स या पोस्ट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होता है, हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है हमारा एक वेसिकल्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारा प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स में, इन विच न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट, जिसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ये जो गोल गोल है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसमें जो होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली हमारा प्री साइनेप्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा व्हेन नर्व इम्पल्स कम फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स साइनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हमारा पॉइंट कहता है कि हमारा जब नर्व इम्पल्स आती है तो हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जब हमारी नर्व इम्पल्स आती है तो हमारा जो वेसिकल्स है वो हमारे रप्चर हो जाते हैं, और जब ये हमारे रप्चर हो जाते हैं मतलब फट जाते हैं तो हमारा इसके अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। मतलब 2 साइनेप्स के बीच का जो स्पेस था हम उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे थे। तो ये जो है हमारा वेसिकल्स वहाँ स्पेस में जाके फट जाएंगे, उसमें से जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हुआ है साइनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के सरफेस पे। उसके पास जाके हमारा जो बाइंड हो जाएगा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट थ्रू द केमिकल, सो इट इज़ कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। इसको केमिकल साइनेप्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो हमारी केमिकल की हेल्प से जो है ट्रांसमिट हो रही है या ट्रांसफ़र हो रही है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक, तो इसलिए हम इसको केमिकल साइनेप्स कहते हैं। बेसिकली हमारा जो है न्यूरॉन्स में जो है ये जो रिसेप्टर्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, ये जो हमारा इस पर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएंगे तो ये जो हमारा अपनी नेक्स्ट जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, फिर वो इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए हमारा जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो जाएगी, और फिर हमारा ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसके जो टर्मिनल एंड्स पे जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो हमारे जो है रप्चर होंगे और वो स्पेस में हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करा देंगे, फिर वो नेक्स्ट जो है न्यूरॉन है उसके रिसेप्टर के पास जाके बाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में हमारा जो है ये ट्रांसमिशन होता रहता है। बेसिकली हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करने का एक मैकेनिज़्म है जो कि हमारा बॉडी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
डिस्क्राइब द सरफेस एनाटमी ऑफ लंग्स अलॉन्ग विद सूटेबल डायग्राम, मतलब हमारा जो है सरफेस एनाटमी बतानी है लंग्स की और उसका डायग्राम बनाना है। इसमें क्या होता है, लंग्स आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट, मतलब लंग्स जो है हमारा स्पंजी ऑर्गन है और दो पेयर, मतलब एक पेयर होता है, मतलब दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ईच साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में। एयर फील्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हमारा एयर भरी होती है। लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ चेस्ट, मतलब चेस्ट के दोनों तरफ हमारे प्रेजेंट होते हैं। द राइट लंग हैज़ 3 लॉब्स एंड इज़ स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट लंग। राइट लंग जो होता है हमारा उसमें 3 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो हमारा लेफ्ट लंग से ज़्यादा बड़ा होता है। विच हैज़ लेफ्ट लंग हैज़ 2 लॉब्स, मतलब लेफ्ट लंग में जो है हमारे 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं और राइट लंग में हमारे 3 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। द लंग्स आर सेपरेटेड बाय मीडियास्टीनम, मीडियास्टीनम जो है हमारा वो सेपरेट करती है लंग्स को। द लंग्स कंटेन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, लंग्स में जो होता है हमारा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है हमारा, जिसे हम कहते हैं प्लूरा। आउटर प्लूरा जिसको हम पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं, अटैच टू द चेस्ट वॉल, एंड इनर प्लूरा जिसको हम विसरल प्लूरा कहते हैं। मतलब हमारा जो है आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा दो हमारी लेयर है और इन दोनों लेयर के बीच में हमारा जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा, मतलब आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के बीच में जो हमारा प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हमारा प्रोटेक्शन देता है फ्रिक्शन से। इसको डायग्राम के थ्रू समझिए, जैसे हमारा ये जो है ये इनर प्लूरा है और ये जो हमारा आउटर प्लूरा है, इन दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ जो है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ हमारे लंग्स प्रेजेंट है, इनर साइड पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है और ये हमारा जो है चेस्ट प्रेजेंट है, मतलब जो हमारी बोन्स है वो हमारी आउटर प्लूरा के कॉन्टैक्ट में होती है। नेक्स्ट हमारा जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इसमें जो होता है हमारा सबसे ऊपर जो है ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जो होते हैं ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे कनेक्टेड होते हैं लंग्स से। फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो जाके सब ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, फिर वहाँ उसमें जो है हमारे बहुत सारी एल्वेलाइज कनेक्ट होती है, तो इस तरीके से हमारे लंग्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा राइट लंग्स है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है, इसमें हमारे 3 लॉब्स होते हैं, सुपीरियर लॉब्स, मिडल लॉब्स और इन्फीरियर लॉब्स। इसी तरीके से हमारा लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग में जो हमारे 2 लॉब्स होते हैं, सुपीरियर लॉब्स और इन्फीरियर लॉब्स। दोनों लंग्स के बीच में जो हमारा एक वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं। इसी वजह से हार्ट की वजह से हमारा जो है लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा टिल्ट होता है और थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई जो होता है एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो होता है एल्वेलाइज जो होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लंग्स का। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्राइब द हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल्स। पैनक्रियाज के हार्मोन्स देखने हैं और हमारा जो है फिजियोलॉजिकल रोल्स देखने हैं। पैनक्रियाज इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। पैनक्रियाज जो होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पैनक्रियाज से बनते हैं, पैनक्रियाज में बनते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इट मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, ब्रेक डाउन कार्ब्स फैट एंड प्रोटीन इन ड्यूडेनम, हेल्प्स इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। बेसिकली हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर रहे हैं और हमारा ब्रेक डाउन कर रहे हैं कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। और नेक्स्ट हमारा आता है ये हेल्प्स इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मतलब ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में जो हमारा हेल्प करता है वो हमारा करता है पैनक्रियाज के जितने भी हार्मोन्स हैं वो जो हमारा ग्लूकोज का बैलेंस रखने में और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करते हैं। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। पैनक्रियाज जो होता है हमारा कोन शेप का होता है जो कि हमारा इसमें प्रेजेंट होती है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो होती है हमारी वो दोनों इकट्ठी जाके हमारा अटैच ओपन होती है हमारी ड्यूडेनम रीजन में विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर्स ऑफ ऑर्डाई, मतलब स्फिंक्टर्स ऑफ ऑर्डाई के हेल्प से हमारा जो है ये दोनों डक्ट्स जो है ओपन होती है हमारी और अपना अपना जो है हार्मोन या फिर हमारी जो सिक्रेशंस होती है। पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो हमारा जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ करवाती है और जो हमारा गॉल ब्लैडर डक्ट जो हमारी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होती है उसमें जो हमारा बाइल और हमारा जो पैनक्रियाज की सिक्रेशन है वो दोनों ही जो हमारी ड्यूडेनम रीजन में आती है। तो इस कॉमन पैसेज को हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो कि हमारा स्फिंक्टर्स ऑफ ऑर्डाई कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइप ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन्स के हमें डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं नेफ्रॉन्स के। फर्स्ट आता है हमारा ग्लोमेरुलस, ये जो होता है फ़िल्टर करता है स्मॉल सॉल्यूट फ्रॉम द ब्लड, मतलब स्मॉल सॉल्यूट जो है उसको फ़िल्टर करता है। सेकंड आता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
ये जो हमारा रीएब्जॉर्ब करता है आयंस को और वाटर्स को और न्यूट्रिएंट्स को, एंड रिमूव करता है टॉक्सिक को और एडजस्ट करता है हमारा पीएच लेवल। थर्ड आता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, हमारा इसमें एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा अलाउ करते हैं वाटर को टू पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटेस्टिनल फ्लूइड। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा वाटर का अपटेक होता है। फिर आता है हमारा फोर्थ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें जो होता है हमारा रीएब्जॉर्ब होता है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, जो हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम फिल्ट्रेट। मतलब फिल्ट्रेट में से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे यूज़ में हैं वो हम जो है रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं इनटू इंटेस्टिनल फ्लूइड्स। फिफ्थ आता है हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या होता है, इट इज़ सेलेक्टिवली सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट आयंस टू मेंटेन ब्लड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बेसिकली हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल क्या कहता है, हमारा पीएच को मेंटेन करता है और हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। ये भी इसमें भी हमारा जो है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है हमारा आयंस का। लास्ट हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, हमारा रीएब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्यूट को एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। मतलब रीएब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्यूट और वाटर को फ्रॉम द फिल्ट्रेट। मतलब जो भी हमारा फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर और सॉल्यूट जो भी हमारा यूज़ में है, जो भी हमें रिक्वायर है वो हमारा रीएब्जॉर्ब कर लेगा, हमारे ब्लड में वापस जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये फंक्शन होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट का। इसी के साथ हमारा जो है नेफ्रॉन्स के पार्ट जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स में हमारे दो होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे थोड़े शॉर्ट होते हैं और शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, मतलब उनका जो लूप ऑफ हेनले है वो हमारा शॉर्ट होता है। और मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होता है हमारे, उसका जो हमारा लूप ऑफ हेनले है वो हमारा थोड़ा लॉन्ग होता है। तो इसका बेसिकली हमारा साइज़ डिफरेंस ही है, इसलिए हम इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बीएमआर, हाउ इट इज़ डिटरमाइन, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। मतलब हमें बीएमआर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, बीएमआर होता क्या है, उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बीएमआर को इफेक्ट करते हैं। बीएमआर क्या होता है, इट इज़ द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन इट्स होमोस्टैसिस इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। हमारा बीएमआर क्या होता है, बसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमारी बॉडी को चाहिए अपनी बॉडी का होमोस्टैसिस मेंटेन करने के लिए इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। मतलब पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट कौन सी होती है, वो स्टेट जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स तक हम कुछ भी ईट ना करें और जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा बिल्कुल स्लो हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बीएमआर कैन बी मेजर्ड बाय एपरेटस ऑफ बेनेडिक्ट एंड रोथ और बाय डुग्लास बैग मेथड। बीएमआर जो हमारा मेज़र करते हैं हम, इसके कुछ एपरेटस होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा बेनेडिक्ट और रोथ एपरेटस और सेकंड आता है हमारा डुग्लास बैग मेथड। इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम जो है बीएमआर को मेज़र कर सकते हैं। बीएमआर मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन क्वाइट ब्रीथिंग। मतलब ये जो होता है हमारा बीएमआर मेज़र करा जाता है कि कितना परसेंट जो है हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। स्टैंडर्ड कैलोरिक वैल्यू ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज़ 4.825। मतलब ये जो होता है हमारा स्टैंडर्ड कैलोरिक वैल्यू है, जो पर्सन हमारा जो है 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है उसकी जो हमारी स्टैंडर्ड कैलोरिक वैल्यू होती है वो हमारी होती है 4.825। लास्ट हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमारा बीएमआर जो है अफेक्ट होता है, सरफेस एरिया पे, जेंडर पे, एज पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, फीवर पे, स्टारवेशन और इन्वायरमेंट कंडीशंस और डिजीज़। मतलब इसमें जो होता है हमारा बीएमआर या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। जिसको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए वो हमारे प्लेलिस्ट में HAP की जो हमारी प्लेलिस्ट हुई थी वहाँ से जाके ईजिली देख सकता है। वहाँ पर जो हमने बिल्कुल एक्सप्लेन में डिटेल में इसको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी के ऊपर हमारा जो है एक शॉर्ट नोट देना है। इमरजेंसी ग्लैंड हमारा होता कौन सा है, एड्रेनल ग्लैंड को हम जो है इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड, ये जो ऑफ किडनी, मतलब ये जो हमारा अपर साइड, किडनी की अपर साइड पे हमारा प्रेजेंट होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। ये 3 हार्मोन जो है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स बनाता है। एड्रेनल मेडुला प्रोड्यूस एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है हमारा एड्रेनल मेडुला बनाता है। इसके फंक्शंस क्या है, एसेंशियल फॉर डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, कंट्रोल रिप्रोडक्टिव ड्राइव, कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस हार्मोन। बेसिकली हमारा ये जो है स्ट्रेस रेगुलेशन में हमारा हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन जेनेटिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोम्स। मतलब हमें जो है जेनेटिक्स को डिफाइन करना है और हमारा क्रोमोसोम्स पे हमारा शॉर्ट नोट देना है।
जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। जो भी हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी करना, जो भी हमारे हेरिडिटरी और वेरिएशन होते हैं, क्या क्या वेरिएशन हो रहे हैं हमारे, क्या क्या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, उनके हमारे स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होता क्या है? क्रोमोसोम्स जो होता है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो हमारा प्रोटीन होता है फाउंड होता है, जो कि हमारा मिलता है न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स। मतलब ये जो होता है क्रोमोसोम्स कहाँ मिलता है? हमारा लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का। क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स जो होता है हमारा कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इन फॉर्म ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स के रूप में हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। फंक्शन इज़ टू कैरी DNA एंड ट्रांसफ़र द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये जो होता है हमारा जो न्यू जनरेशन को हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफ़र करता है हमारा क्रोमोसोम्स, और ये जो होता है हमारा कैरी करता है DNA को और ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हमारा इसका जो हमारा क्रोमोसोम्स है उसका इतना ही वर्क है। हमारा ये जो है हमारा ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। बीच में जो होता है हमारा सेंट्रोमेयर होता है, ऊपर जो होता है हमारा उसको टीलोमेयर कहते हैं, और क्रोमोसोम्स में जो होता है हमारा बहुत लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, जो कि हमारा व्रैप होता है, मतलब जो लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन से। बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन से हमारा जो लिपटा होता है न्यूक्लिक एसिड का, जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन से हमारा लिपटा होता है, और उसको कंडेंस फॉर्म में हम कर देते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है मेटासेंट्रिक, सेकंड होता है हमारा सबमेटासेंट्रिक, और थर्ड होता है हमारा एक्रोमेसेंट्रिक, और फोर्थ होता है हमारा टीलोसेंट्रिक। बेसिकली हमारे ये 4 टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा जो 1920 का क्वेश्चन पेपर है HAP2 का, वो हमने सॉल्व कर लिया है। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल 5 या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट की जो हमारे PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।